जय हिंद साथियों, मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, अब तक हम लोग लोकगीतों के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और तीसरा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो अपने लास्ट वाली वीडियो में अपने बात करी थी, एक प्रश्न दिया था आप सभी के लिए, जो मैंने बताया था, जो कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दीजिए मुझे। दोस्तों, हम लोगों ने बात करी थी मध्य प्रदेश के लोकगीतों को लेकर के। मध्य प्रदेश के लोकगीतों को लेकर के कौन सा कथन असत्य है इनके अंदर। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन को हल कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मध्य प्रदेश से संबंधित आने वाले किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करोगे। दोस्तों, ये प्रश्न है, इसके अंदर मैंने अपने इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोकगीत श्रृंगार रस एवं विरह रस की प्रधानता है कि मध्य प्रदेश के लोकगीतों में श्रृंगार रस एवं विरह रस की प्रधानता है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। अधिकांश लोकगीत युगल गीत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के क्या अधिकांश लोकगीत युगल गीत है? क्या ऐसा कोई सा भी युगल गीत आया दोस्तों अभी तक? चलो आगे बात करते हैं इस बारे में। तीसरा है लंबे स्वर व उच्च ध्वनि। लंबे स्वर। दोस्तों, आप जानते हो मध्य प्रदेश है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है, पूरा ग्राउंड ऐसे पड़ा हुआ रेगिस्तान है, सारा रेत, इधर देखे तो जिधर देखे उधर रेत है दोस्तों, और लू की लपटे हैं। तो लंबे स्वर और उच्च ध्वनि क्यों नहीं होगी दोस्तों? स्वाभाविक सी बात है, होगी। ये भी सही है। मानव व प्रकृति का सजीव चित्रण। मानव व प्रकृति का सजीव चित्रण कैसे? दोस्तों, गीतों के अंदर गीत इस तरीके से गाए गए हैं कि उसको जब सुनेंगे ध्यान से तो उसके अंदर अपने को सीधा सीधा दिखेगा कि हाँ, वास्तव में मानव और प्रकृति का सजीव चित्रण ऐसा दिखता है कि वास्तव में रूबरू होती है। उस गीतों को पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में, समझने के बाद में अपने प्रकृति व मानव से सजीव चित्रण मतलब रूबरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है। तो इसका जो ये वाला भी सही है। इसका मतलब इसका कौन सा स्टेटमेंट गलत है कि अधिकांश गीत युगल गीत है? दोस्तों, अधिकांश गीत युगल गीत नहीं है। अधिकांश गीत कौन से गीत है? एकल गीत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये बी ऑप्शन। बाकी दोस्तों, श्रृंगार से हम वीर रस की प्रधानता बिल्कुल है ही है, क्योंकि अधिकांश हमारे जो लोग हैं, मतलब पति होते हैं महिलाओं के, वो प्रदेश के अंदर जाके काम करते हैं, क्योंकि मारवाड़ के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है और इतना उद्योगों का भी सोर्स कम है, इसीलिए लंबे स्वर उच्च ध्वनि है ही है। मानव और प्रकृति का सजीव चित्रण है ही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन, ये तो था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसके बाद अपन आगे बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीतों की। दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत, पहले तो मैं बात कर देता हूँ दोस्तों कि पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा भाग आता है अपने राजस्थान का। राजस्थान का कौन सा भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आता है? तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर दोस्तों एक तो आता है आपके हाड़ौती, हाड़ौती। एक आता है आपके दोस्तों मेवाड़, मेवाड़। और एक आता है आपके वागड़, वागड़। तो दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर हाड़ौती, मेवाड़ एवं वागड़ का भूभाग आता है। यह होता है आपका दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र। अब दोस्तों, इसके अंदर अपन बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र के अंदर गीतों की। पर्वतीय क्षेत्र के अंदर गीतों की बात करेंगे। पहला गीत अपन इनके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। पहला गीत है दोस्तों बिछुड़, बिछुड़। एक गीत आपने सुना होगा दोस्तों, मैं तो मरी होती राज खाइयो बेरी बिछुड़। आपने ऐसा गीत सुना होगा कि मैं तो मरी होती राज खाइयो बेरी बिछुड़। क्या हुआ इसका मतलब? एक महिला है दोस्तों जिसको बिच्छू काट लेता है। बिच्छू काट लेता तो उसको पहले हॉस्पिटल नहीं जाती, हॉस्पिटल नहीं जाती। 2 लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो कहती रुको एक मिनट, पहले मैं गीत गाऊं। और गीत क्या गाती है कि मैं तो मरी होती राज खाइयो बेरी बिछुड़। दोस्तों, यह गीत जो कि हाड़ौती का है, हाड़ौती प्रदेश में, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि हाड़ौती प्रदेश में बिच्छू काटने के पश्चात महिला प्रियतम को दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए यह गीत गाती है। क्या है कि क्या उनसे हाड़ौती में, हाड़ौती प्रदेश में बिच्छू काटने के पश्चात, बिच्छू काटने के पश्चात महिला प्रियतम को दूसरे विवाह का संदेश देते हुए यह गीत गाती है। मतलब दूसरे विवाह का संदेश, दूसरे, इसको सही लेता हूँ, दूसरे विवाह, दूसरे विवाह का संदेश, दूसरे विवाह का संदेश किसको? अपने प्रियतम को। कौन दे रही है? वो महिला जिसको बिच्छू ने काट लिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर अपन कांगसियो। नेक्स्ट गीत है आपका
कांगसियो। आजकल ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों ये तो कांगसियो, तो थोड़े दिन पहले चल रहा था, आजकल तो क्या ही है। थोड़े दिन पहले आपने गीत सुना होगा दोस्तों, मारा छेल भवरो कांगसियो पणिहारियां ले गई, कोटा जोयो बूंदी जोयो तो ही न पायो कांगसियो, छेल भवरो कांगसियो पणिहारियां ले गई। जब तेरे को पता है कि तेरा कांगसिया तेरे पति का छेल भवर का जो है वो पणिहारियां लेके गई है, तो तू कोटा और बूंदी क्यों जा रही, तो वहां ढूंढने के लिए क्यों जा रही। कोटा जोयो मतलब ढूंढना, बूंदी जोयो बूंदी में भी ढूंढा, तो ही न पायो कांगसियो मतलब कोटा भी ढूंढा बूंदी भी ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। तो तेरे को पता ही है कि कांगसिया पनिहारियां लेके गई, तो उसके घर जाके क्यों माहौल बना रही। दोस्तों इस गीत के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से हमें ये बताया गया है, यह दोस्तों एक श्रृंगारिक गीत है। कौन सा गीत है, श्रृंगारिक, श्रृंगारिक, श्रृंगारिक लोकगीत, श्रृंगारिक लोकगीत। इस गीत के माध्यम से हमें यह बताया जा रहा है दोस्तों, ये श्रृंगारिक मैंने बताया भी था, जिसके अंदर महिला व पुरुष की सुंदरता का वर्णन हो, उस गीत को हम श्रृंगारिक गीत कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर महिला, महिला के पति, जो गीत गा रही है महिला, उसके पति की सुंदरता का वर्णन होता है दोस्तों इस गीत के अंदर, उसके पति की सुंदरता का वर्णन होता है इस गीत के अंदर, इसीलिए इस गीत को श्रृंगारिक लोकगीत कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि महिला अपने प्रियतम की सुंदरता का वर्णन इस गीत के माध्यम से कर रही है, और यह श्रृंगारिक लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कांगसियो गीत के बाद में अपन पढ़ते हैं दोस्तों नारंगिया। कौन सा गीत पढ़ेंगे दोस्तों, नारंगिया गीत पढ़ेंगे अपन इसके बाद। नारंगिया, नारंगिया दोस्तों, नारंगिया गीत पढ़ेंगे। क्या है दोस्तों नारंगिया, दोस्तों यह गीत वीर रस का गीत है। कौन सा दोस्तों, वीर रस। यह गीत सिंधु राग, पहले तो इसको लिख देते हैं सिंधु राग, सिंधु राग में, सिंधु राग में वीर रस, वीर रस का गीत है दोस्तों। कैसे सिंधु राग, दोस्तों जितने भी वीर रस के गीत हैं वो या तो मारू या फिर सिंधु राग में गाए जाते हैं दोस्तों। तो यह सिंधु राग व सिंधु राग में वीर रस का, ऐसे लिखते हैं इसको, सिंधु राग में वीर रस, सिंधु राग में, सिंधु राग में वीर रस का गीत है दोस्तों। यह गीत क्यों गाया गया दोस्तों, यह गीत दोस्तों जो तारागढ़ है बूंदी का, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग की रक्षा के अंदर, रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा, कौन है दोस्तों, कुंभकर्ण हाड़ा, कुंभकर्ण हाड़ा, कुंभकर्ण हाड़ा की, कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में, जो कि महज 12 वर्ष वाला, 12 वर्ष इनकी आयु थी, और इन्होंने कुंभकर्ण हाड़ा ने तारागढ़ दुर्ग की, तारागढ़ दुर्ग की रक्षा है तो अपने प्राणों की आहुति दे दी। तारागढ़, तारागढ़ दोस्तों जो कि बूंदी, तारागढ़ जो कि बूंदी का दुर्ग है, जिसकी आकृति तारा, तारे, स्टार के समान, सितारे के समान जिसकी आकृति है वो है तारागढ़ दोस्तों। और तारागढ़ दुर्ग की रक्षा हेतु अपने मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग दोस्तों, रियल वाला तारागढ़ दुर्ग नहीं, मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो है वीर गति को प्राप्त होने वाले व्यक्ति का नाम है कुंभकर्ण हाड़ा। और उस कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में यह नारंगिया गीत गाया जाता है दोस्तों हाड़ौती के अंदर, क्योंकि हाड़ौती जो बूंदी हाड़ौती का ही भाग है, इसीलिए यह गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में यह गीत गाया जाता है नारंगिया दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कौन थे कुंभकर्ण हाड़ा। मेवाड़ के एक राणा का नाम सुना होगा दोस्तों, राणा लाखा। राणा लाखा का विवाह हुआ था तारागढ़ जो कि बूंदी के अंदर है, और उनकी रानी का नाम था हाड़ी रानी। चूंकि दोस्तों हाड़ा वंश की रानी थी, हाड़ा वंश की राजकुमारी थी, इसीलिए उनका नाम हो गया दोस्तों हाड़ी रानी, क्योंकि हाड़ा वंश की थी। जैसे अपने दोस्तों सिसोदिया वंश की कोई राजकुमारी है और उसका विवाह हो जाएगा तो जिस जगह वो जाएगी वहां उसको सिसोदिया रानी के नाम से जाना जाएगा। कोई भाटी वंश की रानी है, भाटी वंश की राजकुमारी है, और वो कि दूसरे जिस जगह वो विवाह होकर जाएगी वहां उसको भटियानी रानी के नाम से संबोधित किया जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों इस रानी का नाम हाड़ी रानी पड़ा दोस्तों। अब ये दोस्तों जो आपके राणा लाखा थे वो उनका विवाह होता है तारागढ़ के अंदर, और तारागढ़ में जब विवाह होता है तो हाड़ी रानी के साथ में शादी होती है। और जब शादी होने के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, क्योंकि राणा लाखा उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहते थे, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उनको ले जाया गया। ले जाने के बाद में शादी हो गई, 4-5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। 10 दिन बीतने के बाद में एक दिन राणा लाखा ने सोचा कि आज हाड़ी रानी से मिलकर आते हैं।
हाड़ी रानी से हालचाल पूछते हैं। हाड़ी रानी के पास जाते हैं, हाड़ी रानी से कहते हैं कि रानी सा कैसे हो। तो रानी जी ने कहा अच्छे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो रानी सा ने कहा अच्छा है। फिर राणा लाखा ने कहा कि अच्छा नहीं, तारागढ़ से कैसा है दुर्ग। तारागढ़ की तुलना में या चित्तौड़गढ़ की तुलना में तारागढ़ दोनों की तुलना की गई कि दोनों में से कौन सा अच्छा दुर्ग है। तो रानी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ ठीक है लेकिन तारागढ़ दुर्ग बहुत अच्छा है। इस बात को सुन करके राणा लाखा के अंदर तो खून खोल गया। उसने सोचा कि ऐसी बात। राणा लाखा ने फिर पूछा रानी से कि रानी फिर पूछता हूँ मैं एक बार कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कैसा है और तारागढ़ दुर्ग कैसा है। तो रानी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग अच्छा है लेकिन तारागढ़ दुर्ग बहुत अच्छा है। दोस्तों, आप इस बात को भली भांति जानते हो कि कोई भी महिला, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने पीहर की इतनी सी भी बुराई नहीं होने देगी। चाहे दोस्तों ससुराल के अंदर सफेद बुगले को बुगला बोल देगी, उसके ससुराल वाले बुगले को बोलेगी कि हाँ बुगला अच्छा है। चाहे बुगला एकदम सफेद हो, उसके ऊपर काला दाग तक ना हो, लेकिन वो फिर भी बोलेगी कि बुगला ठीक है। लेकिन वही दोस्तों पीहर का अगर काला कौवा है, लेकिन उसके लिए भी वो बोलेगी वाह इतना सफेद कौवा जितना तो दूध भी नहीं है। मतलब दोस्तों वो अपने पीहर पक्ष के बारे में कभी किसी से भी उसकी बुराई नहीं सुनेगी दोस्तों। लेकिन जब इस बात को राणा लाखा ने बोला कि चित्तौड़गढ़ कैसा है, तो उसने कहा कि चित्तौड़गढ़ ठीक है लेकिन तारागढ़ बहुत ठीक है। मतलब राणा लाखा को इस बात को सुन करके इतना गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, आप चित्तौड़ के बारे में जानते क्या हो। इतना सुनने के बाद में राणा लाखा ने कहा कि जब तक तारागढ़ दुर्ग को नस्ते नाबूद ना कर देता हूं, तब तक ये राणा लाखा अन्न जल को त्याग देता है, अन्न जल को ग्रहण भी नहीं करेगा। मतलब इस बात को बोल करके राणा लाखा वहां से चले जाते हैं और सैनिकों को जाके बोलते हैं कि अपने युद्ध की तैयारी करो, सैनिकों को तैयार करो, हम लोग अभी तारागढ़ के ऊपर कूच करेंगे। इस बात को सुनते हैं उनके सलाहकार जो है कि दरबारी मंत्री थे जोटिंग भट्ट। जोटिंग भट्ट इस बात को सुनते हैं कि राणा लाखा कहाँ जा रहे हैं, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, तो राणा लाखा युद्ध करने जा रहे हैं। उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कल की रानी जो अभी विवाह करते हो कल आए उनको साथ में लेकर के, और वो कह रहे चित्तौड़गढ़ अच्छा नहीं, तारागढ़ दुर्ग को बेस्ट बता रही है, चित्तौड़गढ़ से काफी अच्छा बता रही है। तो जोटिंग भट्ट ने सोचा कि भाई ये तो क्या होगा। जोटिंग भट्ट ने कहा 2 मिनट रुकिए, शांति से सोचिए, आप अन्न जल की जो कसम खा रखी है आपने, आप क्या करोगे। 7 दिन के अंदर 3 दिन तो आपको वहाँ जाने में लगेंगे तारागढ़ चित्तौड़ से, और 3 दिन जाने के बाद में आप 2 दिन वहाँ रुकोगे, थोड़ा विश्राम करोगे, सैनिकों को विश्राम देना पड़ेगा। तो उसके बाद में आप अगले 6 दिन युद्ध करोगे और 7वें दिन युद्ध को जीतोगे, तब तक तो आप भूख से मर जाओगे। क्या लगता है आपको, आप पहुंच जाओगे। फिर राणा लाखा ने कहा क्या करें। राणा लाखा ने कहा कि बस आपको इतना ही तो सुनना है कि चित्तौड़गढ़ को बेस्ट बताना है और तारागढ़ दुर्ग को ठीक बताना है। उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार अगर रानी साहब उनके मुंह से बोल दे कि तारागढ़ दुर्ग ठीक है लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा हाँ फिर तब सोचेंगे। राणा लाखा ने ऐसा कहा। तो फिर जोटिंग भट्ट गया रानी के पास में, हाड़ी रानी के पास में। हाड़ी रानी के पास में जाकर के बोलता है रानी साहब क्यों परिवार में लड़ाइयाँ करवा रहे हो, अगर दोनों लड़ेंगे, राणा लाखा की तरफ से सेना जाएगी, उधर आपका पीहर पक्ष है, वो भी आपका परिवार है, इधर लड़े, ये मरे तो ये आपके पति है, वो मरे तो आपके परिवार, दोनों ही आपके परिवार है, आप क्यों चाहते हो ऐसा। तो हाड़ी रानी ने क्या करूँ, उन्होंने कहा कि एक बार राणा लाखा के सामने जाकर के आप बोल दो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत अच्छा है और तारागढ़ दुर्ग ठीक है। तो हाड़ी रानी ने कहा कि ठीक है मैं लेकिन एक बार ही बोलूँगी। जोटिंग भट्ट ने कहा कि बस ठीक है एक बार ही बोल दिया, ठीक है हो गई बात। रानी चली गई वापस उनके महल में। अब जो है कि राणा लाखा बोलते हैं कि मैंने तो कसम ले रखी है जब तक तारागढ़ दुर्ग को निस्ते नाबूद न कर देता तब तक मैं अन्न जल को ग्रहण नहीं करूँगा। अब जो है कि जोटिंग भट्ट ने कहा कोई बात नहीं, आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है, तो नहीं लिया तो एक बार ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़िए। गणित के अंदर बताया जाता है कि माना कि x का मान जो भी है, माना कि x का मान जो भी है, तो हम मान लेते हैं कि एक दुर्ग बना देते हैं मिट्टी का, जो कि जिसको नाम दे देंगे तारागढ़ दुर्ग बूंदी, ऐसा नाम दे देंगे। तो ऐसा ही उन्होंने किया कि ठीक है कर लीजिए ऐसा भी। तो मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग बनाया गया और जिसके ऊपर बोर्ड लगा दिया गया कि यह तारागढ़ दुर्ग बूंदी का है, ठीक है बन गया मिट्टी का दुर्ग।
अब जो है कि राणा लाखा को बोलते हैं कि जाइए महाराज और दुर्ग को निस्ते नाबूद कर दीजिए। राणा लाखा ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। तो फिर कैसे जाएंगे? हाथी पर बैठूंगा और लोग जो हमारे सैनिक है वो जय जयकार लगाएंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा राणा लाखा का नाम रहेगा। ऐसी जब तक आवाजें जो कि है जयकारे लगाते जाएंगे और जब जाके मैं अपने हाथी से तारागढ़ दुर्ग को कुचलवा दूंगा। दोस्तों ऐसा जब करते हैं और ऐसे नारा लगाते हुए तारागढ़ दुर्ग के पास जाते हैं। तारागढ़ दुर्ग के पास जाकर के जैसे उन्होंने अपनी कमान से तीर निकाला और तीर छोड़ते हैं। तीर छोड़ते हैं, आपने एक युद्ध देखा होगा, राम रावण का युद्ध। इधर से तीर आ रहा है, इधर से तीर आ रहा, दोनों तीर आके टकराते हैं। ऐसा ही जैसे राणा लाखा ने तीर छोड़ा और अंदर से आया तीर, जो कि किसने छोड़ा था? वो कुंभकर्ण हड़ा ने। इस कुंभकर्ण हड़ा ने तीर छोड़ा अंदर से और राणा लाखा के तीर को चीर दिया। तो राणा लाखा ने सोचा ये क्या हो गया, सैनिक दंग रह गए कि ये क्या हुआ, अंदर से तीर कहाँ से आया, कहीं भूत प्रेत तो नहीं अंदर। तो जब देखा, सैनिक को बोला जाओ लेके आओ कौन है अंदर। तो देखा तो राणा जो ये कुंभकर्ण हाड़ा खड़े थे अंदर, तो जो कि 12 वर्ष, महज 12 वर्ष के थे दोस्तों, क्योंकि ये कुंभकर्ण हाड़ी रानी के साथ में आए थे दोस्तों। हाड़ी रानी के साथ के अंदर ये दो जो आपके विदाई के समय जो कि वर के साथ, वधु के साथ के अंदर विदाई के समय बहनें या फिर कोई आते हैं उनको, जो उन्हीं के साथ के अंदर आपके कुंभकर्ण हाड़ा आए थे। दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी कि दीवार में आड़ा और घर में साड़ा कभी सक्सेस नहीं होते दोस्तों। अगर दीवार आप में आपकी छेद है, आड़ा मतलब कोई छेद है या फिर कोई खिड़कियां वगैरह है, तो वो आपकी दीवार को मजबूत नहीं होने देंगे दोस्तों। उसी प्रकार अगर घर में आपके साड़ा है तो वो आपके घर को कभी संपन्न नहीं होने देगा दोस्तों। तो इधर जो है कि कुंभकर्ण हाड़ा कहते हैं कि राणा लाखा जी वापस लौट जाइए आप, मैं इस तारागढ़ दुर्ग को ऐसे नष्ट नहीं होने दूंगा। जब तक एक हाड़ा के शरीर में प्राण है तब तक तारागढ़ दुर्ग की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो यह मैं कभी कदापि संभव नहीं होने दूंगा, ऐसा होने ही नहीं दूंगा मैं दोस्तों। तो फिर राणा लाखा ने कहा क्यों सीरियस हो रहा है, जा अपनी बहन दीदी के पास में जाके बैठ, मैं तो ऐसे ही इस मिट्टी को तारागढ़ दुर्ग को तहस नहस कर रहा हूँ, इतना सीरियस होने वाली बात ही नहीं है, चला जाए यहाँ से। राणा कुंभहाड़ा ने कहा नहीं जीजा जी, जब तक कुंभहाड़ा के शरीर में प्राण है तब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को खत्म नहीं होने दूंगा, नष्ट नहीं होने दूंगा। और ऐसे वीर गति जो कि है कि राणा लाखा के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया कुंभकर्ण हाड़ा। महज 12 वर्ष की आयु के अंदर ऐसा शहीद होने, वीर गति को प्राप्त होने वाला था कुंभकर्ण हाड़ा। ये तो शहीद हो गया, लेकिन इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम उल्लेखित करवा के चला गया, और ये था कुंभकर्ण हाड़ा दोस्तों। तो इन्हीं की स्मृति के अंदर नारंगिया गीत गाया जाता है, जो कि सिंधु राग के अंदर गाया जाता है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन में अपन लिखेंगे कि मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में यह नारंगिया गीत गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यह हो गई नारंगिया गीत की बात। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट गीत की है, उसका नाम है आपके सुवटिया। कौन सा गीत है? सुवटिया। दोस्तों सुवटिया जो गीत है यह भील जनजाति का गीत है दोस्तों, और भील महिला द्वारा यह गीत गाया जाता है दोस्तों। यह कौन सा गीत है दोस्तों? यह विरह गीत है। भील महिला द्वारा गाया जाता है, और यह कौन सा गीत है दोस्तों? यह एक विरह गीत है। विरह गीत है दोस्तों। कौन सा गीत है? विरह गीत है दोस्तों, सुवटिया, जो कि भील महिला द्वारा गाया जाता है, और यह है कौन सा गीत है दोस्तों? विरह गीत है दोस्तों। सुवटिया से अभिप्राय कौन सा है? तोता पक्षी। सुवटिया से क्या अभिप्राय है? जिस जो तोता पक्षी उसी को हम क्या बोलते हैं? सुवटिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अपन ने बात करी है। अब पहले एक बार इसका वापस रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। अभी तक अपन ने पढ़े हैं दोस्तों, पहला गीत पढ़ा है बिछुड़ा दोस्तों, जो हाड़ौती प्रदेश में गाया जाता है, और महिला को बिच्छू काटने के पश्चात में वह अपने प्रियतम को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है इस गीत के माध्यम से दोस्तों। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कांगसियो गीत पढ़ा था दोस्तों, जिसमें एक महिला द्वारा अपने प्रियतम की सुंदरता का वर्णन किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कांगसिया के बाद में पढ़ा था अपन ने नारंगिया, और नारंगिया के बाद में पढ़ा था अपन ने दोस्तों सुवटिया। अब बात करते हैं दोस्तों, एक नेक्स्ट गीत है चिरमी गीत दोस्तों। बहुत सारी रीलें आपने देखी होगी चिरमी गीत को लेकर के। बाबो सारी लाडली चिरमी, ऐसा गीत सुना होगा, बाबो सारी लाडली चिरमी रे झाला चार मैं वारी जाऊं चिरमी।
ऐसा गीत सुना होगा आपने कि चढ़ती ने दिखे मेड़ तो उतरती ने दिखे अजमेर, ऐसे आपने गीत सुने होंगे दोस्तों। क्या होता दोस्तों चिरमी? चिरमी दोस्तों एक पौधा होता है। क्या होता दोस्तों? चिरमी एक पौधा होता है दोस्तों, पौधा। चिरमी एक पौधा है दोस्तों। चिरमी लोकगीत है दोस्तों, मूलतः यह दोस्तों गीत मालवा प्रदेश का है दोस्तों। कहाँ का है? मालवा प्रदेश। चिरमी जो लोकगीत है दोस्तों मूलतः मालवा का है दोस्तों। चिरमी दोस्तों यह गीत क्यों गाया जाता है दोस्तों? एक महिला होती है, एक विवाहित महिला जब ससुराल से घर आती है, एक विवाहित महिला ससुराल से पिहर आने के लिए अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में यह चिरमी गीत गाती है दोस्तों। एक विवाहित महिला ससुराल से पिहर जाने के लिए अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में यह गीत गाती है दोस्तों, जिसे कहते हैं चिरमी गीत दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं चिरमी गीत। चिरमी गीत के बाद में बात करते हैं दोस्तों हम सीडो गीत गाते हैं दोस्तों। हम सीडो दोस्तों, ये हम सीडो गीत जो है दोस्तों यह एक युगल गीत है दोस्तों। कौन सा? एक युगल गीत दोस्तों। क्या होता है युगल गीत का मतलब दोस्तों? युगल गीत का मतलब है दोस्तों कि पति पत्नी दोनों साथ में मिल करके गीत गाते हैं, उसे युगल गीत कहते हैं दोस्तों। हम सीडो जो है दोस्तों युगल गीत कौन से जनजाति का दोस्तों? भील जनजाति का यह गीत है दोस्तों। यो हम सीडो एक दोस्तों कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? यह गुजराती भाषा का शब्द है। कौन सी? गुजराती भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कि हम साथ या फिर मित्रता, ये कह सकते हैं। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ होता है दोस्तों मित्रता। मतलब कि हम सीडो एक युगल गीत है जो कि भील जनजाति का है, और हम सीडो गुजराती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों मित्रता। तो यह हो गई दोस्तों चिरमी और हम सीडो गीत की बात। अब दोस्तों कुछ एक जोड़े हैं दोस्तों, उन जोड़ों को पढ़ेंगे साथ में। अब तक अपन लोगों ने बात करी है, पहले पढ़ा था अपन दोस्तों बिछुड़ो के बाद में कांगसिया, और कांगसिया के बाद में जो कि है चिरमी, नारंगिया, और जो कि हम सीडो और सुरटिया। अब दोस्तों एक ग्रुप है दोस्तों, उस ग्रुप को पढ़ते हैं दोस्तों कि लालर पटेलिया, बिछिया, माछर इत्यादि क्या है दोस्तों? लालर पटेलिया, बिछिया, माछर। एक और लिख देता हूं नोखीला, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नोखीला दोस्तों। लालर पटेलिया, बिछिया, माछर और नोखीला दोस्तों ये पांचों ही लोकगीत है दोस्तों। ये पांचों ही लोकगीत है जो कि आदिवासियों, यह दोस्तों लालर पटेलिया, बिछिया, माछर और नोखीला दोस्तों यह पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के लोकगीत है दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीतों में यह आदिवासियों के दोस्तों। इसके साथ में चिपते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के लोकगीत है दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के लोकगीत दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के लोकगीत है दोस्तों लालर पटेलिया, बिछिया, माछर और नोखीला दोस्तों। आपसे अगर इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे, जैसे आपसे इनमें से तीन गीत दे देगा, जैसे लालर पटेलिया, बिछिया, प्रश्न आ जाएगा लालर पटेलिया, बिछिया इत्यादि क्या है, या फिर पूछा जाएगा लालर पटेलिया, बिछिया निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आ जाएगा पर्वतीय क्षेत्र से, मरु प्रदेश के क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित लोक गीत है दोस्तों। ये हो गई दोस्तों लालर पटेलिया, बिछिया, माछर, इन गीतों की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक और ऐसे कैसे जोड़ा है दोस्तों। एक जोड़ा ऐसे कैसे ही है जिसका नाम है, अपन बात करते हैं अभी कि ऊंटारी असवारी। क्या है? ऊंटारी असवारी। एक है दोस्तों नावरी असवारी। ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी और घोड़ेरी असवारी दोस्तों।
ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी और घोड़ेरी असवारी, और एक दोस्तों अलग से लिख देना इसको, शिकार। शिकार दोस्तों ये चारों भी क्या है दोस्तों, आदिवासियों में दोस्तों आदिवासियों के लोकगीत है। और ये वही बात है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के लोकगीत दोस्तों, और किसके हैं, आदिवासी भाई बंधुओं के लोकगीत है, आदिवासियों के लोकगीत, आदिवासियों के लोकगीत, आदिवासियों के लोकगीत दोस्तों। ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, घोड़ेरी असवारी और शिकार दोस्तों, ये सभी आदिवासियों के लोकगीत है। पिछला अपन ने पढ़ा था, वो ग्रुप जो पढ़ा था अपन, लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर और नौखीला, वो गीत। और ये दोस्तों ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी और घोड़ेरी असवारी, ये है दोस्तों, और शिकार, ये आदिवासियों के लोक गीत है दोस्तों, आदिवासियों में गाए जाने वाले लोक गीत है दोस्तों। अब जो दोस्तों यहाँ तक अपन ने ये गीतों की बात करते हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों के लोक गीतों का यहाँ पर दोस्तों समापन होता है विधि विधान से। दोस्तों एक बार अपन पर्वतीय क्षेत्रों में वापस बात कर लेते, कौन कौन से गीत पढ़े थे अपन दोस्तों। पहला पढ़ा था अपन दोस्तों बिछुड़ो, बिछुड़ो पहला पढ़ा था बिछुड़ा। दूसरा पढ़ा था दोस्तों अपन ने कांगसियो, कांगसियो पहला पढ़ा था बिछुड़ो, दूसरा पढ़ा था कांगसियो, और तीसरा पढ़ा था अपन ने दोस्तों कौन सा पढ़ा था अपन ने, चिरमी, चिरमी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था नारंगिया, नारंगिया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था दोस्तों सुवटिया, सुवटिया। उसके बाद में पढ़ा था अपन दोस्तों हमसीडो, हमसीडो। कौन सा, बिछुड़ो, कांगसियो, चिरमी, नारंगिया, सुवटिया, हमसीडो। और हमसीडो के बाद में अपन ने पढ़ा था दोस्तों लालर, पटेलिया, बिछिया। बिछिया दोस्तों आभूषण भी है, ध्यान रखना इस बात का, अपन आगे बढ़ेंगे देखना। बिछिया, लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर, लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर और नौखीला, लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर और नौखीला। ये जोड़ा पड़ा था अपन ने। उसके बाद अपने पढ़ा था ऊंटारी असवारी, ऊंटारी असवारी, ऊंटारी असवारी। उसके बाद नावरी असवारी, नावरी असवारी, ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी। और उसके बाद था अपने घोड़ेरी असवारी, घोड़ेरी असवारी, घोड़ेरी असवारी। और उसके बाद में अपन पढ़ा था शिकार, शिकार। दोस्तों ये जो आपने गीत पढ़े थे पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत पढ़े थे दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत जो अपने पढ़े थे दोस्तों, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों का विधि विधान से समापन होता है दोस्तों। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा दोस्तों, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है दोस्तों। अगर आप उस प्रश्न का जवाब दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित लोकगीत को सही करके आ जाओगे दोस्तों। प्रश्न है आपसे दोस्तों, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो से चल रहा है नहीं चल रहा। प्रश्न है दोस्तों आपसे कि इस क्षेत्र के लोकगीतों में भक्ति रस की प्रधानता है। इस क्षेत्र, पहले प्रश्न देता हूँ कि इसमें भी वही प्रश्न दोस्तों कि असत्य कथन को छांटिए, असत्य कथन, कथन को छांटिए दोस्तों ना। वही ऑप्शन है वैसे रहेंगे ए, बी, सी और डी। इसमें प्रश्न रहेगा आपका दोस्तों कि पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित जो कथन लिखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीतों में भक्ति रस की प्रधानता है, भक्ति रस की प्रधानता है, प्रधानता है, ठीक बात है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है कि अधिकांश गीत, अधिकांश गीत युगल गीत है, अधिकांश गीत युगल गीत है। अच्छा ठीक है। थर्ड ऑप्शन रहेगा कि इस जो पर्वतीय क्षेत्रों के जो लोकगीत है वो गुजराती भाषा से संबंधित है, या गुजराती ये गीतों के समान है, गुजराती ये गीतों के समान है, गुजराती
गीतों के समान, गुजराती गीतों के समान, ठीक बात है। और यहाँ अधिकांश गीत आदिवासियों द्वारा गाए गए हैं, आदिवासियों द्वारा गाए गए। दोस्तों आपके सामने प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीतों के अंदर भक्ति रस की प्रधानता है। प्रश्न पहला जो ऑप्शन है आपके सामने। दूसरा है कि अधिकांश गीत युगल गीत है, दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने गुजराती गीतों के समान, मतलब ये इस क्षेत्र के लोक गीतों की राग जो है कि गुजराती गीतों के समान है। पहले इसके अंदर लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ कि राग जो है गुजराती गीतों के समान है। और इस क्षेत्र के अधिकांश गीत आदिवासियों द्वारा गाए गए हैं। मतलब आपके सामने चारों ही जो है स्टेटमेंट है दोस्तों। अब आपको इसके अंदर बताना है कि कौन सा इसके अंदर सही है और कौन सा गलत है दोस्तों। आराम से सोचिए दोस्तों और ध्यान से बताइए, दिमाग लगाइए कौन सा इसके अंदर सही हो सकता है। आपको लगभग 30 सेकंड का वक्त देता हूं दोस्तों, जब तक आप सही बता ही दोगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ। अपन ने पता था दोस्तों कि भक्ति रस की प्रधानता है। तो यहाँ पर कोई भक्ति लिखी है आपने? कितने गीत पढ़े? बिछुड़ा कहीं भक्ति, कांग्रेसिया कहीं भक्ति है, नारंगिया कहीं भक्ति है, और जो कि आपका चिरमी, लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर, नावरी, उतारी, घोड़ेरी सवारी, शिकार, नौकीला, कहीं दिखे आपको भक्ति लिखी कहीं? नहीं दोस्तों, मुझे कहीं भक्ति नहीं लिखी इसका। अधिकांश गीत युगल गीत है, युगल गीत तो है ही दोस्तों। राग गुजराती गीतों के समान है, क्योंकि दोस्तों मालवा प्रदेश, मालवा अपने पर्वतीय क्षेत्र जो कि अपना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जो कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये गुजरात से संबंधित जुड़े हुए हैं। ये क्या आ गया? राग गुजराती गीतों के समान है, मतलब ये तो सही है। अधिकांश आदिवासियों द्वारा गाए गए, मतलब अधिकांश गीत आदिवासियों द्वारा गाए गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अपन ने कम से कम 10 गीतों का जोड़ा ही पढ़ा था जो कि है आदिवासियों का गीत है, तो ये सही है दोस्तों। तो कौन सा? बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। कौन सा गलत है दोस्तों? भक्ति रस की प्रधानता, भक्ति रस की प्रधानता इन गीतों के अंदर नहीं दोस्तों। नोट लगा के आप लिख लीजिए कि भक्ति रस की प्रधानता मैदानी लोक गीतों की विशेषता है, कि भक्ति रस की प्रधानता मैदानी लोक गीतों की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अपन आगे। ये हो गई पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीतों की बात, और जिनका विधि विधान से समापन होता है दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि आप पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप अवश्य कर लोगे। अब बात करते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर पे है मैदानी क्षेत्र के लोकगीत। मैदानी क्षेत्र के लोकगीत, मैदानी क्षेत्र के लोकगीत, मैदानी क्षेत्र के लोकगीत दोस्तों। मैदानी क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा भाग आता है, पहले अपन वो बात कर लेते हैं। तो मैदानी क्षेत्र के अंदर दोस्तों जयपुर एवं पूर्वी राजस्थान का भूभाग आता है दोस्तों। जयपुर एवं पूर्वी राजस्थान का, जयपुर एवं पूर्वी राजस्थान का भाग आता है दोस्तों। जयपुर एवं पूर्वी राजस्थान का भाग आता है इस मैदानी क्षेत्र के अंदर दोस्तों। इसके 4 ही गीत हैं। कौन से दोस्तों? इसके गीत ही 4 ही हैं। पहला है दोस्तों हिचकी, दूसरा है रसिया, तीसरा है दोस्तों सीठने, सीखने। क्या होता है दोस्तों सीखने वगैरह, हम आगे जरूर विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। और चौथा आपका भनेट, दोस्तों हिचकी, रसिया, सीखने और भनेट दोस्तों 4 गीत है। और ये जो चारों ही गीत है कौन कौन से क्षेत्र के हैं और कौन क्या क्या है, अपन अच्छे से इनको पढ़ेंगे दोस्तों। हिचकी दोस्तों मेवात क्षेत्र में गाया जाने वाला एक गीत है दोस्तों। मेवात क्षेत्र में गाया जाने वाला एक विरह गीत है दोस्तों। ये कैसे है विरह गीत?
आवे माने ढोला हिचकी, आवे माने ढोला हिचकी की किसी की याद में, हिचकी किसी याद में आती है, किसी ना किसी की याद में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर, यह एक विरह गीत है। कौन सा विरह गीत है दोस्तों, विरह गीत है यह दोस्तों। हिचकी जो गीत है मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र कौन सा दोस्तों, मेवात, मेवात क्षेत्र दोस्तों। मेवात में कौन सा भाग आता है दोस्तों, एक तो आपका था अलवर, एक तो आपका अलवर और दूसरा भरतपुर दोस्तों। हिचकी गीत जो है कि विरह गीत है और मेवात क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है। आपने गीत सुना होगा कि आवे माने ढोला हिचकी, ऐसा जो गीत है कि अब तो हिचकी भी आ रही है, अब तो तू भी आ जा दोस्तों। ये जो है कि हिचकी कौन सा गीत हो गया, विरह गीत हो गया। नेक्स्ट दोस्तों रसिया। भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की जो आराधना में, भगवान कृष्ण की आराधना में, भगवान कृष्ण की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं, प्रशंसा या आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको रसिया गीत कहते हैं दोस्तों। उसको उनको क्या कहते हैं, रसिया गीत कहते हैं दोस्तों। इसके बाद एक तो बात ये हो गई, और दूसरा है कि दोस्तों फाल्गुन, फाल्गुन, फाल्गुन व चैत्र, फाल्गुन व चैत्र माह में नई फसल, नई फसल के आगमन पर, नई फसल के आगमन पर अपने किसान भाई जो है कि गांव के चौक में सामूहिक रूप से इस गीत को गाते हैं। इसके दो स्टेटमेंट है दोस्तों, एक तो भगवान कृष्ण के प्रशंसा में भी ये गीत गाया जाता है रसिया गीत, और दूसरा है कि फाल्गुन व चैत्र माह में, फाल्गुन व चैत्र माह में नई फसल, नई फसल के आगमन की खुशी में गांव के चौक में सामूहिक रूप से गाए जाने वाले गीत हैं, जिनको क्या कहते हैं, रसिया कहते हैं दोस्तों, जिनको क्या कहते हैं, रसिया कहते हैं। और एक नृत्य होता है दोस्तों जिसको कहते हैं बम, जिसको तो कहते हैं बम, और रसिया जो है कि गीत, तो बम रसिया, नृत्य और गीत दोनों ही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले बात कर लेते हैं रसिया की, और बम नृत्य जो है कि अपन जब लोग नृत्य पढ़ेंगे उसके अंदर उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सीखने। क्या होता है सीखने, अगर मैं आपसे पूछूं तो, फिर मैं पूछूंगा भी किसे कहते हैं सीखने। आपने गाना तो सुना होगा दोस्तों, आपने राजस्थान के हो तो राजस्थान में गाने तो चलते रहते हैं सीखने। मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा कि कसी चकी रो आटो खाओ ब्यान मोटी होगी, सुना होगा कि आटो कसी चकी को खाओ ब्यान मोटी होगी। तो ये क्या दोस्तों, सीखने हैं। मतलब राजस्थान के अंदर प्राय समधि व समधन के बीच में, राजस्थान के अंदर प्राय समधि व समधन के बीच में हंसी मजाक करते समय यह गाते हैं। राजस्थान में प्राय समधि व समधन के बीच में हंसी मजाक, हंसी मजाक, हास्य परिहास के लिए, हंसी मजाक या फिर कह सकते हैं इसको हास्य परिहास, हास्य परिहास, हास्य परिहास के लिए दोस्तों यह गीत गाया जाता है जिसको कहते हैं सीखने दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों भणेत। भणेत क्या है दोस्तों, भणेत आपसे अगर पूछूं सीधी सी परिभाषा है कि दोस्तों कठिन परिश्रम के पश्चात, कठिन परिश्रम के पश्चात, कठिन परिश्रम के पश्चात जब अपन कठिन परिश्रम करते हैं उसके बाद अपन क्या करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, रिलैक्स सॉन्ग, मूड को फ्रेश करने वाले सॉन्ग जो सॉन्ग सुनते हैं। तो वैसे ही भणेत, पहले क्या होता था दोस्तों, प्राचीन राजस्थान के अंदर पहले क्या होता था कि जब वे कठिन परिश्रम करते थे, कठिन परिश्रम करते थे, उसके बाद जो उनकी थकान जो होती है उस थकान को दूर करने हेतु गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको कहते हैं भणेत दोस्तों। कि थकान को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको भणेत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, भणेत। तो दोस्तों ये थी अपने मैदानी क्षेत्रों की, जो मैदानी क्षेत्र के जो लोकगीत थे उनके बारे में बात दोस्तों। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इनके, इससे जो प्रश्न आएगा, या प्रश्न तो इससे कोई है वैसे बनता है नहीं, इससे बनेगा तो ये 4 गीत हैं, और विशेष तो इम्पोर्टेंट तो 4 ही है दोस्तों। उसके बाद तो भटेरा पड़ा है जो कि किताबों के अंदर इतना भी पढ़ो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 4वें गीत इंपॉर्टेंट है, हिचकी रसिया सीखने, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके अंदर ये भणेत गीत है दोस्तों, भणेत सबसे इंपॉर्टेंट है ये भणेत गीत दोस्तों। प्रश्न आ जाएगा कि इस राजस्थान का ऐसा कौन सा गीत है जो कठिन परिश्रम करने के पश्चात गाया जाता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन के अंदर दिया होगा दोस्तों भणेत। राजस्थान का एकमात्र गीत है भणेत दोस्तों, जो कठिन परिश्रम करने के पश्चात गाए जाते हैं वो है दोस्तों भणेत।
दोस्तों अब तक अपन ने बात करी थी मैदानी क्षेत्र के लोकगीतों के बारे में, और तीनों ही क्षेत्र पढ़ लिए है दोस्तों। अपन ने तीनों ही क्षेत्र अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद जो है कि मैंने बताया था अलग से ऋतुओं से संबंधित लोकगीत, ऋतुओं से संबंधित लोकगीत अपन ने अलग से बताया था मैंने कि अपन ये भी पढ़ेंगे, ऋतुओं से संबंधित लोकगीत। दोस्तों ऋतुओं से संबंधित लोकगीतों की बात अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हम अलविदा चाहेंगे आपसे। और एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके काम की हो, अगर आपको लगे कि हाँ कला संस्कृति हम यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और हाँ वाकई में अपडेट जिलों के अनुसार पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। और मुझे लगता है कि अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा दोस्तों। और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और काम का हो तो सब्सक्राइब करिए। अन्यथा दोस्तों कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करें जो मुझे इस बात का मूल्यांकन करके बता सके कि मैं कला संस्कृति को पढ़ाने की या समझाने के काबिल हूँ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।